अब आज का जो फोकस है ना, वो जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इस वीडियो वॉल के जरिए हमारी कोशिश इस वीडियो वॉल के जरिए आपको समझाने की होती है, पीएलआई स्कीम से जुड़ी हुई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। भारत ने बीते एक दशक में, यानी अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए, तो अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दुनिया को चौंकाया है, क्योंकि हम सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और जो तमाम संरचनात्मक सुधार किए गए, उसमें हमने जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखी। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बना। यहाँ 105% की वृद्धि ये दर्शाती है, और अमेरिका की 66% है, चीन की 76%, यानी कि तमाम दिग्गजों के बीच भारत इज अ ब्राइट स्पॉट। IMF के मुताबिक भारत की जो जीडीपी है 2015 में वो $2.1 ट्रिलियन रही, जो 2025 में बढ़कर $4.3 ट्रिलियन होने का अनुमान है। और ये तेजी भारत को इस साल जापान में अगर देखा जाए तो 2027 तक जर्मनी से भी आगे लेकर जाएगी। विशेषज्ञों की अगर माने तो इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और पीएलआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएलआई कैसे इंपॉर्टेंट है, हम वीडियो वॉल के जरिए समझेंगे कि कैसे पीएलआई स्कीम्स को सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है। और सरकार का बढ़ावा देने का मतलब ये है कि कैसे जो तमाम निवेशक है उनका भरोसा बढ़ा है। देश के जो 10 बड़े सेक्टर्स हैं उनका भी जिक्र करेंगे अभी, उसके लिए 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए गए उन सेक्टर्स को फ्यूल अप करने के लिए, फ्यूल इन करने के लिए। वो सेक्टर्स कौन से हैं जो इकोनॉमिक के ड्राइवर ग्रोथ इंजन से जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, हार्डवेयर, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, ये तमाम वो सेक्टर्स जहां पीएलआई स्कीम की धूम है, डंका बजा रही है। और इन सेक्टर्स से क्या इंपॉर्टेंस निकलकर सामने आया, क्योंकि पीएलआई उन कंपनियों को इंसेंटिव देती है जो घरेलू स्तर पर स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। तो ये तमाम जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में जो कंपनीज मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती हैं, 14 जो सेक्टर्स हैं, जो अब सेकंड फेज आया है पीएलआई का, उसमें 764 जो आवेदन किए गए उनको मंजूरी मिली। और नवंबर 2024 की अगर बात की जाए तो आप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पीएलआई लेकर आया वो 1.6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाया है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट आया तो पीछे पीछे क्या आएगा? पीछे पीछे आएंगे आपके रोजगार। 11 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिला। अब इसमें कौन सा राज्य, एक हमें प्रतिस्पर्धा भी तो क्रिएट करनी थी ना, तो तमिलनाडु जो है वो पीएलआई योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों के रूप में से उभरा। वहां पर स्कीम का बहुत फायदा देखा गया। अब मकसद क्या है पीएलआई का, इसके रिपलिंग इफेक्ट्स क्या है? जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला, उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करना है, जो कि कोविड के बाद बहुत डिस्ट्रप्ट हो गई थी। आपका जो डोमेस्टिक फ्रंट है वहां पर घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना पीएलआई का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और इंपोर्ट को कम करेंगे तो आपका जो खर्च है, सरकारी खर्च, उसमें कमी आएगी। और वो सरकारी खर्च और लोकहित जनहित से जुड़ी तमाम योजनाएं जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पीएलआई योजना का उद्देश्य ये है कि आपका जो विनिर्माण का सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना। तो लब्बो लुबाब पीएलआई स्कीम्स के जरिए कैसे हम वैश्विक मानचित्र पर भारत को बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में अंकित कर रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल इकोनॉमी टुडे में एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार करेंगे इस चर्चा को जारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और एक बार फिर से स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। हमारे साथ बेहद खास मेहमान पीएलआई पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इश्तियाक अहमद साहब, प्रोग्राम डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट नीति आयोग। इश्तियाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। अहमद साहब, पहला सवाल मेरा यहाँ पर यही है कि पीएलआई स्कीम को जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया, उसका सेकंड फेज कहीं ना कहीं उसी पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि कैसे हम लगातार निवेश को आकर्षित कर रहे हैं, और निवेश आ रहा है तो पीछे पीछे रोजगार के मौके भी अपने आप आते हुए।
थैंक यू। सो अगर देखा जाए तो भारत जो विकसित भारत का जो हमारा मिशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही सेंट्रल थीम होगा। जब पीएलआई स्कीम लेके आए गए थे तो उसका जो पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि हम जो कोर कॉम्पिटेंसी के जो एरियाज हैं उसमें निवेश लेके आएंगे और हमारा जो इफिशियंसी बढ़ाएंगे और स्केल को काफी ज्यादा करेंगे। और तीसरा ये है कि हम जो है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनेंगे। तो इसके लिए सरकार ने करीब 26 बिलियन डॉलर के आसपास जो है ना इसमें आवंटित किया था। इस स्कीम की कुछ खास चीजें हैं कि ये टाइम लिमिटेड है। नॉर्मली ये 5 या 6 साल के लिए है और फंड लिमिटेड भी है। और ये स्कीम कंप्लीटली परफॉर्मेंस बेस्ड है कि अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप परफॉर्मेंस भी नहीं कर रहे हैं आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है। चौथी चीज की ये हमेशा जो है नए प्रोडक्शन को करेगा। ये नहीं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उस पर इंसेंटिव मिलेगा, ये नया प्रोडक्शन होना चाहिए। ये स्कीम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर आपने देखा होगा तो आपने खुद ही नंबर्स बताए कि 764 जो है एप्लीकेंट्स को अप्रूव किया गया है। 764 एप्लीकेंट्स में ज्यादातर जो है ना एमएसएमईज हैं, हालांकि बड़े उद्योग भी, काफी बड़े बड़े उद्योग भी इसमें शामिल हैं। और दूसरा इसका एक पहलू ये है कि ये जो है फॉरेन और डोमेस्टिक में भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। अगर आप देखें जो सेक्टर्स का सिलेक्शन पीएलआई स्कीम के लिए किया गया है तो उसमें 3 तरह के सेक्टर हम लोगों ने चुना था। पहले तो सनराइज सेक्टर जैसे एसीसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलर पीवी पैनल्स है, ये जो है ना सनराइज सेक्टर्स चुने थे जी। और दूसरा जो है हम लोगों ने जो सेक्टर चुने थे वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर, इस तरह से कि टेक्सटाइल हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, हालांकि ऑटो और ऑटो कंपोनेंट में काफी ज्यादा रोजगार आता है। और तीसरे जो सेक्टर्स थे वो थे फार्मा, टेलीकॉम, स्पेशलिटी स्टील, जो ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपने कुछ फिगर्स बताई हैं लेकिन मैं उसी को रीअसर्ट करना चाह रहा हूँ कुछ अलग पर्सपेक्टिव से कि अगर देखा जाए तो भारत का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है इस वक्त 480 बिलियन डॉलर के आसपास होगा, लेकिन सिर्फ पीएलआई से 166 बिलियन डॉलर आया हुआ है अब तक, जबकि ये दूसरे और तीसरे साल में अभी पीएलआई स्कीम है। इन्वेस्टमेंट करीब 19 बिलियन डॉलर आया हुआ है, जबकि हमारा पूरा आवंटन पीएलआई के लिए करीब 26 बिलियन डॉलर के आसपास है। हमारे जो जॉब्स हम लोगों ने इससे जो क्रिएट हुआ है करीब 11.5 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि पीएलआई का जो बेनिफिट है, जो पीएलआई की समय सीमा है 5 साल वहीं तक होगा, क्योंकि हम अगर आपको कुछ एग्जांपल दें, जैसे फार्मा में अब तक करीब 35,000 करोड़ का निवेश आया हुआ है, ऑटो में करीब 25,000 करोड़ का, सोलर पीवी में जो है करीब 35,000 करोड़ का और स्पेशलिटी स्टील में करीब 19,000 करोड़ का। तो ये कैपेसिटीज कंट्री में क्रिएट हो रही है, इसका फायदा लगातार होता रहेगा अधिक प्रोडक्शन में और अधिक जॉब क्रिएशन में। अहमद साहब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे तमिलनाडु सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बन के उभरा, तो कहीं ना कहीं पीएलआई स्कीम्स वो कॉम्पिटिटिवनेस, वो प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच लेकर आती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तौर पर पीएलआई स्कीम्स को मोटिवेट कर पाएं, इनोवेट कर पाएं। ये आपने बहुत सही बात किया कि पीएलआई स्कीम जो है ना ये स्टेट्स में भी काफी कंपटीशन को बढ़ावा देती है। अगर देखा जाए तो तमिलनाडु की सक्सेस स्टोरी जो है ना वो कुछ 1-2 सेक्टर्स पे भी काफी हद तक निर्भर है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा ऑटो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे एनसीआर भी है और महाराष्ट्र भी है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन 2 सेक्टर से तमिलनाडु को काफ़ी फायदा मिला हुआ है और उनके जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लिए उसका फायदा मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि और स्टेट्स में नहीं हुआ, पूरे देश भर में जो पीएलआई से जुड़े हुए उद्योग हैं वो लगाए गए हैं, उनको भी फायदा मिला है। और एक जो कंपनियां फायदा ले रही हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं देखना चाहिए, जो उनकी वैल्यू चेन में ढेर सारे जो छोटे उद्योग हैं जो शामिल हो रहे हैं उनको भी बहुत फायदा मिल रहा है। जी, अगर इसमें हम रोजगार के मौकों की बात करते हैं जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका आप अहमद साहब किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब हम जीडीपी ग्रोथ को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पीएलआई स्कीम्स में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां महिलाओं की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो इनफैक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखिए
अगर तो वहाँ पे करीब 90 से 95% जो काम करने वाले हैं वो महिलाएं हैं, क्योंकि वो जो है वो जो काम होता है असेंबली का उसमें काफी हुनरमंद होती हैं। टेक्सटाइल सेक्टर है उसको PLI दिया गया है, उसमें काफी ज्यादा महिलाओं का रोल होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो कि गांव से जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिसमें महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान है, उनको भी बहुत रोजगार मिला हुआ है। और हमने देखा कि जो सेकंड राउंड रहा PLI स्कीम्स का, अहमद साहब, उसने करीबन 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित किया है। आपको क्या लगता है कि जो वोकेशनल सेक्टर्स जिनका जिक्र हमने अभी किया, इसमें अगर हम सनराइजिंग और अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स को भी जोड़ रहे हैं तो वो किस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज के लिहाज से भारत को वैश्विक मानचित्र पर खड़ा करने का मादा रखते हैं? देखिए, ये जो हमारी जो है ना बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अगर देखा जाए तो हम करीब 480 बिलियन डॉलर के आसपास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड नहीं है, सब कुछ पार्ट जो है ना एक ही राउंड का है। जो उसमें से जो पैसा कुछ एक स्कीम से सेविंग हुई वो दूसरे स्कीम में लगाया गया। तो जो PLI स्कीम है जो एक राउंड हुआ है वही है, उसी के डिफरेंट फेजेस चल रहे हैं। अलग राउंड नहीं है कि फेज 2 कोई PLI का आया हुआ है। जी। तो कुल मिलाकर जो PLI का टोटल एलोकेशन है वो 1,97,000 करोड़ रुपए है। उसी में से डिफरेंट जो स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। लेकिन जैसा आपने भी बताया कि जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है और रोजगार भी बहुत क्रिएट हो रहे हैं। तो इससे जो है ना ग्लोबल साउथ की भी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है और इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अहमद साहब, इसमें अगर हम ये देखें कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी सेक्टर में दक्षता के साथ काम करना चाहते हैं तो तकनीक की जरूरत आपको रहेगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स का कितना बड़ा रोल आप PLI को आगे बढ़ाने में मानते हैं? इसमें मैंने जैसा पहले भी कहा था कि 3 तरह के सेक्टर्स हैं। एक जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है। ग्लोबल वैल्यू चेन के जो सेक्टर्स हैं उसमें हमारी टेक्नोलॉजी भी है और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की भी जरूरत है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें, हम बहुत ही स्ट्रांग सेक्टर है करीब, और हमारे यहाँ सब कुछ ऑटोमोबाइल का इकोसिस्टम है। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी जो है एक ट्रांजिशन हो रहा है, तो कुछ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, चाहे वो ACC बैटरी की हो। लेकिन ज्यादातर हिस्से जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के, वहां पे हमारे पास कैपेसिटी है। टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, वहां टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो सेक्टर्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं। कहीं पे हमारी कैपेसिटी है जहाँ पे कि हम स्केल अप कर सकते हैं, कहीं पे हम जो है ना टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करते हैं। लेकिन बहुत ही जरूरी है कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट और डिजाइन में इन्वेस्ट करते रहें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। आप कैसे मानते हैं कि PLI स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के लिए रेडी है, जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, फीडबैक मैकेनिज्म भी मौजूद है? अहमद साहब, PLI स्कीम अकेला ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रहा है। देखा जाए तो बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। एक बहुत ही लिबरल FDI पॉलिसी है। हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने काम किया। हम 142 रैंक से बढ़ के 63 रैंक पे आ गए हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। स्किलिंग पे, टैक्स टैरिफ पे काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। सो तमाम तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और जो PLI है वो भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को लेके इससे बड़ा इनिशिएटिव नहीं था। तो इन सबको मिला के जो काम हुआ है उसका ये रिजल्ट सामने है। सिर्फ PLI अकेले से ऐसा नहीं है, तमाम चीजें हुई है जिसका कि नतीजा है। स्टेट्स भी अपने लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं। और अहमद साहब, ये रिजल्ट इतना अच्छा है कि तमाम सेक्टर्स जो हैं वो 100% नंबरों से पास हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जी, आप इस शो पर आए और आपने अपनी तमाम जो बातें हैं वो इतनी सरल भाषा में हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। तो